हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुदेश और आज हम लोग करने वाले हैं सेल्फ द यूनिट ऑफ लाइफ का क्लास नंबर 3। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? राइबोसोम। इसके बारे में कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। ये होता है 15 से 20 नैनोमीटर तक। इसका जो साइज होता है, नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁶ मीटर। और मिलीमीटर 10⁻³ मीटर। तो ये होता है 15 to 20 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁹ मीटर। और क्या होता है, ये जो राइबोसोम है, ये वाला है 30S, ये वाला है 50S। इसके अंदर प्रोटीन होता है, ये है प्रोटीन। और होता है RNA, ये वाला है RNA। इसके इसके बीच में होता है mRNA। ये RNA है 16S RNA। ये है 5S RNA। और ये वाला है 23S RNA। अब यहाँ पर Mg2+ के प्रेजेंस में mRNA के ऊपर ये 30S और 50S दोनों मिल जाते हैं और इस पूरे को कहा जाता है 70S राइबोसोम। तो राइबोसोम हमारा कंप्लीट है। अब प्रोकैरियोटिक में एक और चीज़ होता है, उसका नाम है इंक्लूजन बॉडी। तो इंक्लूजन बॉडी क्या होता है? स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, यानी इसके अंदर कुछ स्टोर होते हैं। तो वो क्या क्या है? पहला है सल्फर ग्रेन्यूल्स, दूसरा है फॉस्फोरस ग्रेन्यूल्स, तीसरा है साइनो स्पेशल ग्रेन्यूल्स। यह प्रेजेंट इन साइनो बैक्टीरिया। उसके बाद आता है गैस वैक्यूल्स, प्रेजेंट इन साइनो बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्या है, ये हम लोग जानेंगे जब हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनेरा
के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और एक और है ग्लूका ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। फॉस्फोरस ग्रेन्यूल्स में फॉस्फोरस स्टोर होता है, सल्फर में सल्फर, ग्लाइकोजन में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। और ये जो इंक्लूजन बॉडी है, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, एब्सेंट। सिर्फ इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट बट नॉट ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन। यानी मेम्ब्रेन तो होता है मगर लिपिड का नहीं होता। जैसे हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, वैसा मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो इसके साथ इंक्लूजन बॉडी के साथ खत्म होता है हमारा प्रोकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक में घुसने से पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में जो मेन डिफरेंसेस है उन्हें थोड़ा जान लेते हैं। पहला, इनका साइज 2 से 5 माइक्रोमीटर होता है। इनका साइज 15 से 20 माइक्रोमीटर होता है। दूसरा, नेकेड न्यूक्लियस न्यूक्लियस कवर्ड बाय न्यूक्लियो मेम्ब्रेन। तीसरा, ऑर्गेनेली प्रेजेंट विदाउट मेम्ब्रेन। ऑर्गेनेली प्रेजेंट विथ मेम्ब्रेन। चौथा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नॉट प्रेजेंट। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग प्रेजेंट। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में मेन डिफरेंसेस यही है। नेकेड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कवर्ड बाय न्यूक्लियो मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेली प्रेजेंट विदाउट मेम्ब्रेन। जैसे राइबोसोम, वो एक ऑर्गेनेली है। ऑर्गेनेली का मतलब है जो सेल के पार्ट्स होते हैं, तो वो मेम्ब्रेन के बिना होते हैं, उनके कोई अलग से मेम्ब्रेन नहीं होता है। और यूकैरियोटिक में ऑर्गेनेली प्रेजेंट जिनमें मेम्ब्रेन होता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है ये हम लोग इसी चैप्टर के आखिरी में जानेंगे, तो तब मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। अब हम लोग आ जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में।
तो पिक्चर तैयार हो चुकी है। ये है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये है गोल्गी बॉडी। ये है प्लास्टिड। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है न्यूक्लियोलस। ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डॉटेड राइबोसोम है, वो भी 8ts वाले। तो करीब करीब यही है एक यूकैरियोटिक सेल। तो अब हम लोग डिटेल में इनमें जाएंगे कि कौन सा कैसा होता है, लेकिन उससे पहले कौन से ओ कुछ और चीज़ें भी होते हैं, जैसे वैक्यूल और छोटे छोटे वेसिकल्स। ऑर्गेन सेल में जो ऑर्गेनेली होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। विदाउट मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन। विदाउट मेम्ब्रेन में कौन कौन से है? राइबोसोम। और क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन में क्या क्या है? वेसिकल्स, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंड रफ, गोल्गी बॉडी, एक्सेट्रा। डबल में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस। तो विदाउट मेम्ब्रेन के अंदर आता है राइबोसोम। सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर आता है वेसिकल, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी। डबल मेम्ब्रेन के अंदर आता है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस। प्लास्टिड और प्लाज्मिड में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। प्लास्टिड जो है यूकैरियोटिक सेल में आता है, और प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक में आता है। ऑर्गेनेली यूकैरियोटिक। तो ऑर्गेनेली हमें पता चल गया है, तो अब हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। पहले सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सेल वॉल, तो हमने पहले देखा है जो मोनेरा होता है उसमें पेप्टाइडो ग्लाइकैन, जो प्रोटिस्टा होता है
उसमें अननोन कंपोनेंट फंगी में काइटिन, प्लांटी सेलुलोज और एनिमेलिया एब्सेंट। किंगडम सेल वॉल। किंगडम मोनेरा में पेप्टाइडोग्लाइकन का होता है। प्रोटिस्टा में अननोन कंपोनेंट, यानी बहुत सारी चीज़ों का होता है, इसलिए अननोन लिख दिया। प्रोटिस्टा क्योंकि एक वेराइटीज ऑफ किंगडम है, उसमें बहुत सारे किंगडम के मिले हुए एक वैरायटी है, तो उसमें सेल वॉल में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखाई देता है, तो इसलिए अननोन कंपोनेंट लिख दिया। फंगी में काइटिन मेनली, और प्लांटी में सेलुलोज, और एनिमेलिया में कोई सेल वॉल नहीं होता है, यानी एनिमल्स के जो सेल होते हैं उनमें कोई सेल वॉल नहीं होता है। अब हम लोग प्लांटी के पढ़ेंगे सेल वॉल, जो यूकैरियोटिक सेल वॉल होता है। प्लांट्स प्लांट्स में भी डिवीजन है। पहला है एल्गी, दूसरा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। उसके बाद है जिम्नोस्पर्म, और लास्ट में एंजियोस्पर्म। तो इनमें से सिर्फ एल्गी है जो वाटर में होता है, बाकी सारे लैंड, मेनली लैंड। तो क्योंकि एल्गी वाटर में होता है और बाकी सारे लैंड में, तो एल्गी और बाकी सब में थोड़े डिफरेंस है। तो हम लोग देख लेते हैं सेल वॉल ऑफ एल्गी। तो सेल वॉल के जो कंपोनेंट है, ये जो बीच के ये है सेलुलोज थ्रेड, यानी सेलुलोज के धागे, और दो सेलुलोज के धागों के बीच में मैट्रिक्स होता है एक, जिसके अंदर गैलेक्टन, मेनॉन एटसेट्रा कंपोनेंट होते हैं। तो इससे तैयार होता है सेल वॉल ऑफ एल्गी। ये जो कंपोनेंट है वो वाटर को रेजिस्ट करते हैं सेल के अंदर घुसने से। अब आ जाते हैं सेल वॉल ऑफ प्लांटाई। रेस्ट ऑफ प्लांट्स, इसमें कैसा होता है, तो ये है सेलुलोज थ्रेड, ये लाल कलर वाला है पेक्टिन, और ये जो स्पाइरल शेप है वो है हेमी सेलुलोज।
तो इससे तैयार होता है हमारा जो बाकी प्लांट्स है उनका सेल वॉल। अब जान लेते हैं सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है। पहला फंक्शन है रिजिडिटी। इसके वजह से शेप डिटरमाइन होता है। रिजिडिटी यानी सख्त। और और क्या होता है, पैसेज फॉर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स को पास होने देता है सेल वॉल। और क्या करता है सेल वॉल, प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन के साथ साथ क्या करता है, प्रिवेंट ब्रस्टिंग, यानी सेल को फटने से बचाता है। अब सेल वॉल को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो चीजों में। पहला है प्राइमरी सेल वॉल, दूसरा है सेकेंडरी सेल वॉल। इसके एग्जाम्पल क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और इसके है परमानेंट सेल्स। तो जो पैरेन्काइमा सेल होते हैं, पैरेन्काइमा, वो इनके अंदर इंक्लूड होते हैं, और इनके अंदर होते हैं कोलेन काइमा एंड क्लेरेन काइमा सेल्स। तो दिखने में कैसे होते हैं, ये है प्राइमरी सेल वॉल। यह है सेल मेम्ब्रेन, यह है सेल वॉल। यहाँ पर कैसे होते हैं, एक हो सकता है ऐसा, और एक होता है ऐसा। ये जो सेल वॉल है वो प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, और ये लाल वाला है सेकेंडरी सेल वॉल, और अंदर है सेल मेम्ब्रेन।
ये अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन, बाहर वाला प्राइमरी, अंदर वाला सेकेंडरी सेल वॉल। तो इस शॉर्ट में हम लोग PCW और इसे SCW से डिनोट कर देते हैं। PCW SCW। PCW SCW। हाँ, तो एक है प्राइमरी सेल वॉल जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होता है, कुछ और नहीं होता। ये वाला है पैरेन्काइमा सेल में या फिर मेरिस्टेमेटिक सेल में। और ये है जिसमें थोड़े थोड़े जगह पे सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप हुआ है, लेकिन प्राइमरी सेल वॉल अब भी है, तो उसे हम लोग कहते हैं कोलेनकाइमा सेल। कोलेनकाइमा पूरी तरह से सेकेंडरी सेल वॉल से नहीं बना होता है, उसमें मेन प्राइमरी सेल वॉल होता है और सेकेंडरी सेल वॉल कुछ कुछ जगह में होते हैं, और जिन जगह पर वो एब्सेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है पिथ। पिथ का मतलब है वेयर SCW एब्सेंट। और ये वाला है स्क्लेरेनकाइमा, ये वाला है कोलेनकाइमा, ये वाला है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में क्या होता है, पूरी तरह से सेकेंडरी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को ढक लेता है, और जब ये और ज़्यादा एक्सपेंड करता है तब प्राइमरी सेल वॉल भी हट जाता है और सिर्फ सेकेंडरी सेल वॉल रह जाता है। तो हमने जो कंपोनेंट पढ़े थे, यानी सेलुलोज और पेक्टिन पेक्टिन, वो सारे प्राइमरी सेल वॉल के कंपोनेंट है। सेकेंडरी सेल वॉल के कंपोनेंट है लिग्निन। लिग्निन है सेकेंडरी सेल वॉल के कंपोनेंट। तो सेल वॉल हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन किससे तैयार होता है ये हमने पहले भी बात की थी। तो मेनली ये चीज़ क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर हमने पहले अच्छे से नहीं देखा था, तो अब देख लेते हैं। CH2OH, CHOH, CH2OH, ये है ग्लिसरॉल। अब यहाँ पर अगर एक फैटी एसिड आ जाए और यहाँ पर भी एक फैटी एसिड आ जाए, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और बन जाएगा ऐसे दो फैटी एसिड के चेन इसके साथ जुड़ जाते हैं ग्लिसरॉल के, तो इससे वो बन जाता है और ये OH रिप्लेस हो जाता है
एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ, इससे ग्लिसरॉल बन जाता है फॉस्फोग्लिसरेट। तो यही जो है पी वाला हिस्सा, वो हम ऐसे गोल करके दिखाते हैं, और ये जो टेल है वो, क्योंकि ये है हाइड्रोफिलिक और ये दो टेल हाइड्रोफोबिक। तो हमने पिछली बार जब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था तब हमने एक्सप्लेन किया था क्यों ये दोनों ऐसे करके पूरे घूम के एक एंटायर सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, ताकि वाटर से ये दोनों टेल दूर रह सके और ये जो हेड है, पोलर हेड, वो वाटर के करीब रह सके। अब इसमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, तो इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं। कैसे कैसे प्रोटीन होते हैं? पहला है पेरीफेरल प्रोटीन, दूसरा है बरीड प्रोटीन, और ये है इंटीग्रल प्रोटीन। पेरीफेरल प्रोटीन इस सेल मेम्ब्रेन के किसी भी एक साइड में बाहर रहता है, वो अंदर घुसा हुआ नहीं रहता है। बरीड प्रोटीन वो अंदर घुसा हुआ होता है, वो पूरी तरह से फुल्ली बरीड हो सकता है या हाफ बरीड हो सकता है, पार्शियल बरीड हो सकता है। और इंटीग्रल प्रोटीन वो एक धागे की तरह दो साइड को जोड़ता है। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या हुआ? सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है टू कनेक्ट both side of cell membrane। सेल मेम्ब्रेन को दो साइड से जोड़ने का काम करता है सेल मेम्ब्रेन, और ये जो प्रोटीन है वो उन्हें करने में मदद करता है। तो ट्रांसपोर्ट कैसे करता है सेल मेम्ब्रेन, अब हम लोग ये देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म दो तरह से होते हैं, एक होता है बल्क ट्रांसपोर्ट, और एक होता है स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। बल्क बल्क में दो तरह से होता है, एक होता है एक्सोसाइटोसिस, एक होता है एंडोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है? एक्सो यानी बाहर निकल देना, ये कुछ कंपोनेंट है जिसे सेल मेम्ब्रेन के बाहर निकलना है। तो पहले ये कंपोनेंट जो है वो जाकर सेल मेम्ब्रेन से चिपक जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे बाहर निकल जाता है और आखिर में पूरी तरह से निकल जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस। और एंडो में क्या होता है? ठीक उल्टा, बाहर से कुछ आकर सेल मेम्ब्रेन से चिपक जाता है और सेल के अंदर आ जाता है। ये भी दो तरह के होते हैं, एक है फैगोसाइटोसिस और एक है पिनोसाइटोसिस। अगर सॉलिड का एंडोसाइटोसिस होता है तो उसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस, और अगर लिक्विड का होता है
तो उसे कहा जाता है पिनोसाइटोसिस। अब आते हैं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट पे। तो स्पेसिफिक मतलब कुछ चीज़ों का हो सकता है, जैसे O2, CO2, वाटर, फैट और लिपिड, आयोन्स या फिर पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इनमें से किसी भी गैस का होता है डिफ्यूजन, हम लोगों को पता है गैसेस का डिफ्यूजन होता है। वाटर का क्या होता है? ऑस्मोसिस। फैट ड्रॉपलेट डायरेक्ट डिफ्यूजन। और इनका डायरेक्ट डिफ्यूजन नहीं होता, ट्रांसपोर्ट थ्रू चैनल और पंप। तो कैसा होता है, एक पिक्चर के सहारे स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट पूरा समझ लेते हैं। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। तो स्वस्थ O2, CO2, फैट, वाटर, ये डायरेक्टली मेम्ब्रेन को पार कर लेते हैं। तो ये जो है वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन को पार कर लेते हैं, और कुछ और जैसे Na+, Cl-, वो इसके थ्रू जाते हैं। सॉरी। तो Na+, Cl-, ये इसके थ्रू जाते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा पंप है और कौन सा है चैनल, वो समझते हैं। अगर यहाँ पर Na+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर Na+ का कॉन्सेंट्रेशन कम है, और ऐसे हालत में Na+ यहाँ से यहाँ आता है, तो ये कम कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा की तरफ आता है, सॉरी, ज़्यादा के कॉन्सेंट्रेशन से कम की तरफ आ रहा है, यानी डिफ्यूजन टाइप का है। तो वो चीज़ करवाता है चैनल। चैनल जो है वो Na+ को डायरेक्टली अंदर दे रहा है, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट नहीं है। अगर ये उल्टा होता, यहाँ पर Na+ ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, ऐसे में ये उल्टा हो जाएगा। ये चैनल ही है, Na+ का चैनल है, वो Na+ को बाहर निकाल देगा अंदर आने के बजाय। लेकिन
पंप में ऐसा नहीं होता। पंप में अगर यहाँ पर Na प्लस कम है और यहाँ पर Na प्लस ज़्यादा है, तब भी Na प्लस को वो बाहर से अंदर ढकेलेगा, इसलिए इसे पंप कहा जा रहा है। पंप क्या करता है? जो मोटर हम लोग लगाते हैं घर में पानी तोलने के लिए, वो क्या करता है? पानी को जो ग्रेविटी है उसके अगेंस्ट ऊपर टैंकी में पहुंचाता है, तो वो एक पंप है। या जो ट्यूब ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं वो भी एक पंप है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी के नीचे जो पानी है उसे ऊपर लाने में हमारी मदद करता है। तो पंप सब हमेशा उल्टा काम करेगा, जहाँ पर कम है वहाँ से लेकर ज़्यादा में डालेगा। तो पंप और चैनल में थोड़े डिफरेंसेस देख लेते हैं हम लोग। पंप जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट है और ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग है। ये अगेंस्ट है, यानी इसके लिए ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जैसे मोटर चलाते हैं तो वहाँ पर पानी को ऊपर ले जाने के लिए करंट देना पड़ता है और बहुत ज़्यादा पावर देना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी पावर की ज़रूरत पड़ेगी, और पावर एक सेल को कहाँ से मिलता है? एटीपी से। एटीपी रिक्वायर्ड। लेकिन चैनल में ऐसी कोई नीड नहीं है, इसलिए यहाँ पर एटीपी नॉट रिक्वायर्ड। और ये दोनों ही स्पेसिफिक होते हैं। यानी अगर सोडियम का पंप है तो सिर्फ सोडियम ही जा सकता है, अगर Cl माइनस का पंप चैनल है तो सिर्फ Cl माइनस ही ट्रांसपोर्ट करेगा। तो सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर आके ख़त्म होता है, और इससे आगे जो ऑर्गेनेली है वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नए क्लास में। तो तब तक के लिए बाय।